हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत। ठीक है ना। H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जितनी भी इसकी बेसिक केमिस्ट्री थी वो आप लोगों को पता, मैंने लेक्चर नंबर 2 में बता दिया था। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप लोगों के लिए बता दिया कि किसी भी अणु हुआ, परमाणु हुआ या आयन हुआ, उनमें आप इलेक्ट्रॉन किस तरीका से देखते हैं, प्रोटॉन किस तरीका से देखते हैं, न्यूट्रॉन किस तरीका से देखते हैं, और उनकी द्रव्यमान संख्या अर्थात मास नंबर को हम किस तरीका से देखते हैं। इन सारी चीजों को डिस्कशन मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर आप लोगों से कर लिया था। अब लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैं डिस्कशन करूंगा कि H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या सिद्धांत है, आखिरकार इसके अंदर वो क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों से एक चीज तो मैंने पहले ही बता दी थी कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको एक्सप्लेन करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को। मतलब किसी भी अणु हुआ, यौगिक हुआ या आयन हुआ, उसके अंदर हाइड्रोजन परमाणु की क्या प्रकृति होती है, क्या उसका नेचर होता है, उस सब चीज को हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो ये चीज तो हम लोगों की पहले से क्लियर है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको एक्सप्लेन करती है, हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति को एक्सप्लेन करते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, अब मैं टॉपिक का बेस बताता हूं कि आखिरकार टॉपिक का मीन्स क्या है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, शुरू की क्लासों से हम पढ़ते आए हैं कि जो हमारी जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रकार से गति करता है, दो प्रकार से। एक तो उसकी कौन सी गति होती है, कक्षीय गति, जिसको ऑर्बिटल मोशन बोलते हो, और एक उसकी कौन सी होती है, चक्रण गति, जिसको आप लोग स्पिन मोशन बोलते हो। तो ऑर्बिटल मोशन के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो नाभिक के चारों ओर कोषों के अंदर चक्कर लगाता रहता है। ये चीज हम पढ़ते हैं शुरू से। क्या जो ऑर्बिटल मोशन होती है, जो कक्षीय गति होती है, नाम से पता लग रहा है ना, कक्षीय गति अर्थात ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों या न्यूक्लियस के चारों ओर गति करता रहता है। ठीक है ना। एक गति तो ये हो गई उसकी, जिसको हम ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन होती है, जिसको आप चक्रण गति बोलते हो, चक्रण गति के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर ही गति करता है। ठीक है ना। एक्सिस पर गति करता है, तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि इलेक्ट्रॉन की एक्सिस पर गति कितने प्रकार से होती है, दो। एक तो उसकी कौन सी होती है, दक्षिणावर्त, और एक कौन सी होती है, वामावर्त। मतलब एक तो क्लॉकवाइज होती है और एक एंटी क्लॉकवाइज होती है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू क्या होती है, प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू क्या होती है, माइनस हाफ। क्योंकि इन चीजों को हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं। ठीक है ना, कि भाई जो चक्रण गति होती है, तो इलेक्ट्रॉन का चक्कर या इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितने टाइप से होता है, दो प्रकार से होता है। एक तो उसकी कौन सी होती है, ऑर्बिटल मोशन होती है, मतलब एक तो उसका कौन होता है, क्लॉकवाइज होता है, और एक उसका कौन सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू हमारी कितनी होती है, प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू हमारी क्या होती है, माइनस हाफ। ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर गति करता है, एक्सिस पर गति करता है, जिसको मैंने चक्रण गति बोला है। ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन चक्रण गति करता है, तो चक्रण कोणीय संवेग अर्थात स्पिन एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न होता है। अब वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे उत्पन्न होता है, उसकी वैल्यू मैं आप लोगों से लिख देता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन की भाई चक्रण गति कर रहा है। ठीक है ना। चक्रण गति कर रहा है, तो चक्रण कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से हो रहा है। एक तो क्लॉकवाइज हो रहा है, एक उसका कौन सा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो वहां पर एक उसका संवेग मोमेंटम उत्पन्न होता है, जिसको हम बोलते हैं चक्रण कोणीय संवेग अर्थात स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना। क्या बोलते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू को मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है। तो देखो, ये वैल्यू आप लोगों के लिए दे रखी है √SS+1। ठीक है ना, √SS+1 चक्रण कोणीय संवेग। ठीक है ना। ये किसका चक्रण कोणीय संवेग है, मैं इसको लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग। जो नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर उत्पन्न होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग। जो उत्पन्न होता है उसका √SS+1 मल्टीप्लाई H/2π। ठीक है ना। ये उत्पन्न होता है। ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, चक्रण कोणीय संवेग अर्थात स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग देख लेना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और यहाँ पर S का मतलब, जो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए S लिखी ना, यहाँ पर S का मतलब है चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है ना। S का मतलब क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। एस का मतलब क्या होता है, चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है ना। तो इधर देखो, अब आप लोग देखो, सुनो,
मैंने क्या बात बोली आप लोगों से कि इलेक्ट्रॉन भाई चक्रण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन करने पर एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग अर्थात स्पिन एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न होता है, जिसकी वैल्यू होती है √SS+1 मल्टीप्लाई h/2π। ठीक है ना, यहाँ पर s किसको शो कर रहा है, चक्रण क्वांटम संख्या अर्थात स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है ना, यहाँ पर s किसको शो कर रहा है, चक्रण क्वांटम संख्या अर्थात स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है ना, तो जिस तरीका से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्रण लगाता है, क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन की तो चल नहीं रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पर केमिस्ट्री किसकी चल रही है, प्रोटॉन की चल रही है अर्थात हाइड्रोजन की केमिस्ट्री चल रही है। ठीक है ना, लेकिन वो है कि धीरे धीरे हम बेसिक से चीजों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना, तो बात कॉमन सी बात है, पहले इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की बात करेंगे, फिर तो आगे किसी चीज पर जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से तो हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप लोग पता है इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री तो हमारी चल नहीं रही है। हमारी इस वक्त जो केमिस्ट्री चल रही है वो किसकी चल रही है, प्रोटॉन की चल रही है, नाभिक की चल रही है, न्यूक्लियस की चल रही है। क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले बता दिया कि न्यूक्लियस के पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से। इसलिए मैं कहीं पर अगर नाभिक वर्ड यूज करूं, ठीक है ना, तो आप समझ जाना सर प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, और अगर मैं प्रोटॉन वर्ड यूज करूं तो समझ जाना सर यहाँ पर नाभिक की बात करने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो प्रोटॉन किसके अंदर होता है, नाभिक के अंदर होता है अर्थात न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है ना, मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये बात तो मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दी, अब धीरे धीरे मैं टॉपिक को किस पे ले जाता हूं, प्रोटॉन पर। ठीक है ना, मैंने क्या बात बोली कि भाई इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर चक्रण करता है, जिससे कौन सा कोणीय संवेग उत्पन्न होता है, चक्रण कोणीय संवेग, जिसकी वैल्यू आप लोगों के लिए लिख दी √SS+1 मल्टीप्लाई h/2π। ठीक है ना, h/2π ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग। यहाँ पर s किसको शो कर रहा है, चक्रण क्वांटम संख्या अर्थात स्पिन क्वांटम नंबर। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो जिस तरीका से इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर चक्रण करता है, उसी तरीका से जो प्रोटॉन होता है, जो न्यूक्लियस होती है, नाभिक होती है, वो भी अपने एक्सिस पर चक्रण करती है, जिससे उसका जो कोणीय संवेग उत्पन्न होता है वो कौन होता है, नाभिकीय न्यूक्लियस कोणीय संवेग। ठीक है ना, न्यूक्लियस कोणीय संवेग, या ऐसे बोल सकते हो नाभिक कोणीय संवेग या प्रोटॉन कोणीय संवेग, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, उसकी भी वैल्यू लिख देता हूं, और उसकी वैल्यू लिखने के बाद फिर टॉपिक पर डिस्कशन करता हूं। ठीक है ना, तो इधर देखिए आप लोग बोर्ड पर, यहां पर इलेक्ट्रॉन की तरह प्रोटॉन भी चक्रण करता है। ठीक है ना, ये नाभिक भी चक्रण करता है, और उसकी वैल्यू उत्पन्न होती है नाभिक का चक्रण कोणीय संवेग। यहां पर दे रखी है √i+1 मल्टीप्लाई h/2π मल्टीप्लाई h/2π। ठीक है ना, यहां पर i शो कर रखी है, i बराबर, यहां i बराबर दे रखी है आप लोगों के लिए, i बराबर है नाभिक की चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है ना, मतलब न्यूक्लियस की स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है ना, तो इधर देखिए, अब आप लोग देखिए, इधर हम लोगों के लिए दे रखी है कि भाई जो नाभिक या प्रोटॉन चक्रण करता है ना, तो उसका जो कोणीय संवेग उत्पन्न होता है ना, तो नाभिक का जो चक्रण कोणीय संवेग होता है वो होता है √i+1 मल्टीप्लाई h/2π। यहाँ पर i किसको शो कर रहा है, i नाभिक की चक्रण क्वांटम संख्या, मतलब न्यूक्लियस की स्पिन क्वांटम नंबर है। ठीक है ना, एक बार फिर से मैं टॉपिक को इसको दोबारा से बता देता हूँ, आखिरकार इस टॉपिक के अंदर हम किस चीज को पढ़ रहे हैं। हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे पहले। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन से टॉपिक को फिर किस पे ले जाएंगे, प्रोटॉन पर या नाभिक पर। ठीक है ना, पहले बात किसकी कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की, जिससे बेसिक क्लियर होता है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटॉन की। ठीक है ना, तो मैंने ये बोली थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्रण करता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करने के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी गति करता है, जिससे उसका जो कोणीय संवेग उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं चक्रण कोणीय संवेग, जिसकी वैल्यू होती है √SS+ मल्टीप्लाई h/2π। और यहाँ पर s किसको शो कर रहा है, s कर रहा है चक्रण क्वांटम संख्या अर्थात स्पिन क्वांटम नंबर को। ठीक है ना, चलो ये बात तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की ली। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितने टाइप से होता है, दो प्रकार से होता है, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज के लिए जो वैल्यू होती है हमारे लिए वो कितनी होती है, +1, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है ना, ये बात इलेक्ट्रॉन की हो गई। फिर हम बोल रहे हैं कि भाई जिस तरीका से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों गति करने के साथ अपने एक्सिस पर गति करता है, उसी तरीका से प्रोटॉन भी या न्यूक्लियस भी अपने एक्सिस पर गति करता है, जिससे उसका चक्रण कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो यहां पर लिखा है मैंने नाभिक का चक्रण कोणीय संवेग √i+1 मल्टीप्लाई h/2π। और यहाँ पर i किसको शो कर रहा है, नाभिक की चक्रण क्वांटम संख्या। मतलब यहाँ पर जो s था ना, s
एस तो यहाँ पर हमने किसके रेस्पेक्ट में लिखा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में, और आई हम लोगों ने यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में लिखा, प्रोटॉन के बारे में, नाभिक के बारे में। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि एस हमने किसके रेस्पेक्ट में लिखा है, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण कोणीय संवेग को शो कर रहा है, और आई हम लोगों ने किसके लिए शो किया, प्रोटॉन के लिए, नाभिक के लिए, ठीक है ना, जो कि किसके बारे में बता रही है, नाभिक की चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में, कि जिस तरीका से भाई इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है उसी तरीका से आपका प्रोटॉन है नाभिक भी चक्रण कर सकता है, ठीक है ना, और उसके लिए वैल्यू आप लोगों के लिए लिख दी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर गहराई से बात ये होती है, समझने वाली बात ये होती है कि एस की वैल्यू दो ही होती है, या तो प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ होगी। जैसे कि मैंने यहां पर बात की ना कि एस यहां पर क्यों है, चक्रण क्वांटम संख्या, तो आप लोगों की जो एस की वैल्यू है या तो प्लस हाफ हो सकती है या माइनस हाफ हो सकती है। अगर आप लोगों का इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हुआ तो प्लस हाफ होगी, और अगर आप लोगों का इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो माइनस हाफ होगी, ठीक है ना। लेकिन आई की वैल्यू आप लोगों की फिक्स नहीं है, आई की वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है आप लोगों की, अलग अलग नाभिक के लिए, अलग अलग न्यूक्लियस के लिए आई की वैल्यू के मान अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जिसका डिस्कशन मैं आज के इसी लेक्चर में करूंगा, ठीक है ना, आज के इसी लेक्चर में करूं। जैसे जैसे मेरी क्लास आगे बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे इन चीजों का डिस्कशन होता चलेगा। एक बार फिर सुनिए ना, जो इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है वो दो प्रकार से ही हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। अगर क्लॉकवाइज हुआ तो उसकी वैल्यू प्लस हाफ होगी, और एंटी क्लॉकवाइज होते तो उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस हाफ। लेकिन जो आप लोगों का आई का मान है, आई का मान आप लोगों का 0 हो सकता है, आई का मान आप लोगों का भिन्नांक में भी आ सकता है, मतलब फ्रैक्शन में भी आ सकता है, और आई का मान आपका पूर्णांक के अंदर भी आ सकता है, मतलब आपकी वैल्यू इंटीजर में के अंदर भी आ सकती है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। लेकिन जो एस की वैल्यू होती है, एस की वैल्यू या तो प्लस हाफ होगी या फिर एस की वैल्यू क्या होगी, माइनस हाफ, ठीक है ना। लेकिन आई की वैल्यू 0 हो सकती है, आप लोगों की भिन्नांक में आ सकती है, आप लोगों की पूर्णांक के अंदर भी आ सकती है, मतलब फ्रैक्शन में आ सकती है, 0 आ सकती है, या फिर इंटीजर के अंदर आ सकती है, ठीक है ना। ये तो बात आई की हो गई। अब आई की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर, क्योंकि बात यहां पर किसकी हो रही है, नाभिक की हो रही है, न्यूक्लियस की हो रही है। और हम जानते हैं कि न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ना। तो आई के मान डिपेंड करेंगे न्यूट्रॉन पर, प्रोटॉन पर। अब ये आई के मान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर किस तरीका से डिपेंड करेंगे, यहां पर मैं आप लोगों को सामने एक टेबल बना रहा हूं, वो टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल समझने वो टेबल, ठीक है ना, क्योंकि वो टेबल बिल्कुल समझने लायक है, ठीक है ना। तो पूरी टेबल को मैं अभी बना देता हूं आप लोगों के लिए, और पूरी टेबल को बिल्कुल अच्छी तरीका से एक्सप्लेन करूंगा। अभी थोड़ी देर में आप लोगों को ये टेबल भी अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। टेबल को समझाने के बाद फिर आई की कुछ एटमों के लिए वैल्यू दे रखे, उन सबके लिए वैल्यू रख दूंगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों को तो सिर्फ एक की वैल्यू याद रखनी है, वो किसकी रखनी है, हाइड्रोजन की, क्योंकि आपको पता केमिस्ट्री हमारी किसकी चल रही है, हाइड्रोजन की केमिस्ट्री चल रही है, ठीक है ना। तो वैल्यू तो मैं सबके लिख दूंगा, लेकिन आप लोग सिर्फ एक वैल्यू को ध्यान में रख लेना, हाइड्रोजन की को, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो केमिस्ट्री चल रही है वो किसकी चल रही है, हाइड्रोजन की, ठीक है ना। तो पहले तो वो टेबल बना देता हूँ। टेबल में हम किस चीज का डिस्कशन करेंगे, न्यूट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, मतलब जो आई के मान है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर किस तरीका से डिपेंड कर रहे हैं, किस तरीका से उनकी वैल्यू 0 हो रही है, किस तरीका से उनकी वैल्यू हाफ के अंदर आ रही है, मतलब भिन्नांक में आ रही है, या किस तरीका से उनकी वैल्यू पूर्णांक में अर्थात इंटीजर के अंदर आ रही है, ठीक है ना। उन सब चीजों का डिस्कशन करूंगा। पहले एक बार मैं आप लोगों के लिए टेबल बना देता हूं, तो ठीक है। तो टेबल पर करो आप लोग फोकस, देख लो टेबल को अच्छी तरीका से। यहां पर लिख दिए मैंने प्रोटॉन, प्रोटॉन को किससे शो करते हो, पी से। उसके बाद यहां पर मैं किसको लिख देता हूं, न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन को किससे शो करते हो, एन से, ठीक है ना। यहां पर लिख दिए टोटल नंबर, टोटल नंबर अर्थात कुल संख्या, टोटल नंबर अर्थात कुल संख्या, ठीक है ना। और यहां पर लिख दिए मैंने आई की वैल्यू, ठीक है ना। और यहां पर लिख दिए मैंने एग्जाम्पल, यहां पर क्या लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए, एग्जाम्पल, ठीक है ना। इस वाले कॉलम को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इसको इतना बड़ा कर देता हूं, ठीक है ना, उसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे। यहां पर लिख दिए मैंने आप लोगों के लिए उदाहरण, उदाहरण, ठीक है ना। यहाँ पर, और यहाँ पर किसकी बात करेंगे हम, आई की बात करेंगे। यहाँ पर किसकी बात करेंगे, आई की। आई का पता है ना आप लोगों को, आई किसको बोल रहे हैं, यहाँ पर आई बोल रहे हैं नाभिकी चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है ना। आई किसको बोल रहे हैं, नाभिकी चक्रण क्वांटम संख्या को। यहाँ पर लिख देता हूं, आई नाभिकी चक्रण क्वांटम संख्या, आई नाभिक की चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है ना।
यहां पर लिख दी वैल्यू मैंने सम में, माना कोई वैल्यू आपकी सम हुई, प्रोटॉन की वैल्यू सम हुई और न्यूट्रॉन की वैल्यू सम हुई। सम को हम क्या बोलते हैं, इवन। ठीक है, सम को हम क्या बोलते हैं, इवन। तो टोटल नंबर भी आपका किस में आएगा, सम के अंदर ही आएगा, अर्थात वैल्यू किस में आएगी, इवन के अंदर ही आएगी। ठीक है ना। तब उस कंडीशन में आपकी आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इस कंडीशन में आपकी आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो, अर्थात एनएमआर इनएक्टिव, एनएमआर इनएक्टिव, एनएमआर इनएक्टिव। ठीक है, यहां पर एग्जांपल हो गया कार्बन 12, यहां पर हो गया ऑक्सीजन 16। ठीक है ना। पहले एक काम करता हूं, मैं टेबल बना देता हूं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। देखो अब आप लोग इधर देखिए, ठीक है ना। अब उस पूरी टेबल को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं कि इस टेबल का मतलब कैसे है। ठीक है ना, आप लोगों को याद किस तरीका से रखनी है, पहले तो सुन लो। टेबल को समझाने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक चीज बता देता हूं, उसको ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर आई की वैल्यू आप लोगों को पता है, आई की वैल्यू किसको शो कर रही है, नाभिक की चक्र क्वांटम संख्या को शो कर रही है। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों की आई की वैल्यू अगर जीरो आई तो ध्यान में रखना वो होंगे एनएमआर इनएक्टिव, एनएमआर इनएक्टिव। ठीक है ना, एनएमआर इनएक्टिव, या हिंदी में क्या बोलते हैं, एनएमआर असक्रिय, इसको क्या बोल देंगे, असक्रिय, असक्रिय। ठीक है ना। और अगर आपकी आई की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है, अर्थात आई इज नॉट जीरो हुआ, तो आप लोगों का वो होगा एनएमआर एक्टिव, अर्थात वो क्या होगा, एनएमआर सक्रिय। ठीक है ना, एनएमआर सक्रिय। एक बार फिर सुन लेना। देखो इस चीज को मैंने साइड में कर दिया। मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों की आई की वैल्यू जीरो आ रही है, ध्यान से समझना, अगर आप लोगों की आई की वैल्यू जीरो आ रही है तो वो होंगे आप लोगों के एनएमआर इनएक्टिव, अर्थात एनएमआर असक्रिय। वो एनएमआर स्पेक्ट्रा को प्रदर्शित नहीं करेंगे, अर्थात वो मॉलिक्यूल्स या वो कंपाउंड एनएमआर स्पेक्ट्रा को नहीं देंगे। लेकिन अगर आप लोगों की आई की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है, चाहे वो हाफ आ जाए या फिर फुल के अंदर आ जाए, मतलब कुछ ना कुछ अगर आप लोगों की आई की वैल्यू आ रही है, तो ध्यान रखना उस कंडीशन में आप लोगों का आई इज नॉट जीरो होगा। आई इज नॉट जीरो का मतलब कुछ ना कुछ आई की वैल्यू आ रही है, अर्थात आई की वैल्यू जीरो तो नहीं आ रही है। ठीक है ना, आई नॉट जीरो का मतलब आ गया ना बात समझ में, इनको तो जानते सारी चीजों का अच्छी तरीका से कि आई की वैल्यू जीरो नहीं है, आई की वैल्यू कुछ ना कुछ है। अगर ऐसी कंडीशन है तो ध्यान में रखना उस कंडीशन में आपका एनएमआर एक्टिव होगा, अर्थात एनएमआर सक्रिय होगा, और वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल्स एनएमआर स्पेक्ट्रा को प्रदर्शित करेंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। एक बार फिर सुन लेना, अगर आई बराबर जीरो हुआ तो वो मॉलिक्यूल्स एनएमआर इनएक्टिव होंगे, और आई इज नॉट जीरो हुआ, कुछ ना कुछ आई की वैल्यू आ रही है, तो वो एनएमआर एक्टिव होंगे, अर्थात वो एनएमआर स्पेक्ट्रा को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना, आई बराबर जीरो
मतलब वो एनएमआर स्पेक्ट्रा को शो नहीं करेंगे, और आई इज नॉट जीरो अर्थात वो एनएमआर स्पेक्ट्रा को शो करेंगे। चलो ठीक है, आगे नहीं बात समझिए, ये तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के लिए स्टेबल को बता देता हूँ। स्टेबल का मतलब क्या है, तो देखो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जब हम कोई भी सम चीज को सम चीज से जोड़ते हैं, मतलब इवन को इवन से ऐड करते हैं, तो आप लोगों को जानते हैं कि टोटल नंबर भी इवन के अंदर ही आता है। मतलब सम को सम के साथ जोड़ते हैं तो टोटल नंबर होता है वो सम में ही आता है, अर्थात इवन में ही आता है। और आपको पता है अगर हम विषम चीज को सम के साथ जोड़ दें, सम को विषम के साथ जोड़ दें, तो टोटल नंबर किस में आता है, विषम के अंदर ही आता है, अर्थात ऑड के अंदर ही आता है। लेकिन दो विषम चीजों को अगर हम जोड़ दें, दो विषम संख्याओं को अगर हम जोड़ दें, तो आपको पता है टोटल नंबर किसके अंदर आता है, सम संख्याओं के अंदर। जैसे कोई विषम संख्या ले लीजिए, जैसे 7 और 7 ले लिए, तो आपको पता 7 भी विषम हुआ और दूसरा 7 भी विषम हुआ, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 14 होगी, अर्थात वो संख्या आपकी क्या होगी, सम होगी, अर्थात वो संख्या किसमें होगी, इवन के अंदर। तो पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोग समझ में आ गई कि यहाँ पर ये कॉलम मैंने किसका बताया, प्रोटॉन का, ये न्यूट्रॉन का, ये उसका टोटल नंबर है, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों को काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यू किसकी है, आई की, और यहाँ पर उनके एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये उनके क्या होंगे, एग्जाम्पल, अर्थात जिनके लिए आई की वैल्यू 0 होगी उनके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया, अर्थात उसका भी एक कॉलम बना दिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैंने आप लोगों के लिए देखना बता दिया कि प्रोटॉनों की संख्या कैसे देखोगे, परमाणु क्रमांक के आधार पर। भाई जिसका जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही तो प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन देखना तो बड़ा आसान है, तो आपको पता है न्यूट्रॉन देखना भी बड़ा आसान है, क्योंकि न्यूट्रॉन मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूला बताया था, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है n बराबर a माइनस पी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला किसका बताया था मैं, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर a माइनस पी, मतलब द्रव्यमान संख्या में से आप किसको घटा दो, प्रोटॉनों को घटा दो, तो किसका नंबर आ जाएगा, न्यूट्रॉन का। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि अगर आप लोगों के प्रोटॉन किसके अंदर है, सम संख्या के अंदर, और अगर न्यूट्रॉन भी अगर आप लोगों के सम संख्या के अंदर हुआ, तो कॉमन सी बात है टोटल नंबर भी आपका क्या होगा, सम ही होगा, ठीक है ना। इसको आगे जाकर चेक करेंगे, अगर आपके प्रोटॉन सम हुए, न्यूट्रॉन सम हुए, तो टोटल नंबर भी आपका सम के अंदर आएगा। ऐसे कंपाउंडों के लिए या ऐसे मॉलिक्यूल्सों के लिए या ऐसे अणुओं के लिए आपकी आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, अर्थात वो एनएमआर इनएक्टिव होंगे, अर्थात वो एनएमआर स्पेक्ट्रा को शो नहीं करेंगे, वो एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं देंगे, ठीक है ना। और इनके एग्जांपल ले रखे हैं कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16। इसको अभी प्रूव कर देता हूं आप लोगों के लिए। प्रूव कैसे करता हूं, मैंने अभी क्या बात बोली थी कि इन दोनों मॉलिक्यूल्सों के अंदर, या और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन एग्जांपल के बेस पर मैंने 2 ही लिखे हैं, ठीक है ना। मतलब इन दोनों एटमों के लिए कार्बन, और बात किसकी हो रही है यहाँ पर, ऑक्सीजन की, ठीक है ना। इसके अंदर इस कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर जो आप लोगों के प्रोटॉन है वो संख्या किसमें होगी, इवन में, और जो आपके न्यूट्रॉन है वो भी संख्या किसमें होगी, इवन में। और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल नंबर भी आपको पता है इवन के अंदर आ रहा है, अर्थात सम के अंदर आ रहा है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, कैसे है कि देखो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर इसका कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, और हम जानते हैं 6 संख्या किसमें होती है, सम के अंदर होती है। भाई 6 संख्या सम के अंदर ही होती है ना। अगर 6 संख्या आप लोगों की सम के अंदर आ रही है, इवन के अंदर आ रही है, तो कॉमन सी बात है प्रोटॉन भी आपके 6 ही होंगे, ठीक है ना। तो प्रोटॉन आपके 6, इसका मतलब प्रोटॉन 6 संख्या, इसका मतलब इवन है। अब बात करते हैं हम किसकी, न्यूट्रॉन की, ठीक है ना। अब बात किसकी करते हैं, न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन का नंबर भी आपको पता है सम के अंदर ही है। कैसे कि फॉर्मूला आप लोगों को क्या है, n बराबर a माइनस पी। तो यहाँ पर a कितनी दे रखी है आपकी, 12 है, a कितनी दे रखी है, 12 है, और p कितनी दे रखी है, 6। तो 12 में से 6 गए तो कितने बचे, 6। इसका मतलब क्या निकला कि ये कार्बन 12 है, कार्बन 12 के अंदर जो प्रोटॉन है आप लोगों के वो किसमें, सम में। न्यूट्रॉन भी आप लोगों को पता, मैंने काउंट करके बता दी, ये भी किसमें, सम में। तो कॉमन सी बात है, अगर 6 और 6 को आप लोग जोड़ोगे तो टोटल नंबर किसको हो रहा है, 12। 12 भी संख्या आप लोगों को पता क्या होती है, सम। ऐसे कंपाउंडों के लिए या ऐसे एटमों के लिए जो आई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0, अर्थात वो होते हैं एनएमआर इनएक्टिव, अर्थात ये मॉलिक्यूल्स या ये एटम ऐसी कंडीशन के अंदर एनएमआर स्पेक्ट्रा को शो नहीं करेंगे, अर्थात ये होंगे एनएमआर इनएक्टिव। इसलिए लिख दिया आई बराबर 0, एनएमआर इनएक्टिव। तो ये कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 आपके एनएमआर इनएक्टिव होते हैं, अर्थात ये एनएमआर स्पेक्ट्रा को शो नहीं करते। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई। अरे ये बात तो समझ में आ गई ना। ये सम का मतलब क्या है, अरे यार सम संख्या को सम संख्या से जोड़ोगे तो सम ही तो आएगा आपका टोटल नंबर। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन को हम किस तरीका से देखते हैं, कल के लेक्चर में बहुत बड़ी तरीका से बता दिया कि जैसे इसके अंदर आप लोगों को कार्बन 6 12 के अंदर आपको प्रोटॉन देखने तो उसका परमाणु क्रमांक देख लो यार। प्रोटॉनों की संख्या किस पर डिपेंड करते हैं, परमाणु क्रमांक पर तो डिपेंड करती है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6। तो कॉमन सी बात है प्रोटॉन भी कौन होती है, 6, और 6 संख्या किस में होती है, सम के अंदर ही तो होती है यार, ठीक है ना। अब बात
बात करता हूं इसके न्यूटनों की। न्यूटन का नंबर भी काउंट कर लेते हैं। न्यूटन बराबर होता है n बराबर a माइनस पी। यहाँ पर a कितनी दे रखी है आपकी 12 दे रखी है, ठीक है ना, और p कितनी दे रखी है 6, प्रोटॉन कितने 6, तो 12 में से 6 गए तो कितने बचे 6 ही तो बचे। तो 6 संख्या भी आप लोगों को पता किसके अंदर होती है, सम के अंदर ही होती है, ठीक है ना। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर आप जोड़ दोगे तो 6 और 6 कितनी होती है 12। 12 संख्या भी हम लोगों की किस में आ रही है, सम के अंदर आ रही है। 12 संख्या सम ही होती है, अपनी इवन ही होती है, ठीक है ना। ऐसे एटमों के लिए, ऐसे कंपाउंडों के लिए, मॉलिक्यूल्सों के लिए आई की वैल्यू क्या होती है 0, अर्थात वो होते हैं एनएमआर इनएक्टिव। एनएमआर इनएक्टिव का मतलब ये होता है वो एनएमआर स्पेक्ट्रा को शो नहीं करते, अर्थात वो एनएमआर स्पेक्ट्रा को प्रदर्शित नहीं करते। और एक दो उनके एग्जांपल ध्यान में रख लेना। एग्जांपल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए बेसिक नॉलेज के लिए मैंने 2 ही एग्जांपल करवा दिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी आप लोगों की इतनी हाई लेवल की केमिस्ट्री नहीं की, इतने यहाँ पर 50 एग्जांपल लिखवा दूं, और अगर 50 एग्जांपल लिखवा भी दूं तो आपके कोई काम के भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। इसलिए आप केवल 2 एग्जांपल ध्यान में रखने हैं, एक तो कार्बन 12 को ध्यान में रख लेना और एक ऑक्सीजन 16 को ध्यान में रख लेना। अर्थात इन दोनों के लिए आई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। दोनों के लिए आई की वैल्यू क्या होती है 0, और ये एनएमआर इनएक्टिव होते हैं, अर्थात ये एनएमआर स्पेक्ट्रा को शो नहीं करते। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस वाली ये वाला तो खत्म कर दिया, ये वाला तो मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं कि देखो अगर प्रोटॉन आपके सम हुए और न्यूट्रॉन आप लोगों के विषम हुए तो कॉमन सी बात है आपका टोटल नंबर किस में आएगा, विषम में। या उल्टो कर दो आप लोग, प्रोटॉन अगर आपके विषम हुए और न्यूट्रॉन अगर आपके सम हुए तो कॉमन सी बात है टोटल नंबर आपका किस में आएगा, विषम के अंदर। और ऐसे कंपाउंडों के लिए या ऐसे एटमों के लिए आई इज नॉट 0 होता है, अर्थात आई की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होती है, ठीक है ना। आई इज नॉट 0 का मतलब आई की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है। और देखो आप लोगों के लिए उनकी वैल्यू शो कर रखी है, माना कि किसी की हो सकती है हाफ हो सकती है, 3/2 हो सकती है, 5/2 हो सकती है, ठीक है ना। तो ये इसके 2 एग्जांपल दे रखे हैं आप लोगों, एक तो कार्बन 13 दे रखा और एक बोरॉन 11 दे रखा है, ठीक है ना। इसके 2 एग्जांपल आप लोगों के लिए दे रखे हैं, एक तो कार्बन 13 दे रखा है और एक बोरॉन 11 दे रखा है, ठीक है ना। और इन चीजों को तो आप लोग देख ही लोगे। देखो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मुझे इसके अंदर, इस कार्बन 13 के अंदर मुझे प्रोटॉन देखने हैं, ठीक है ना, प्रोटॉन देख रहे हैं। तो आप लोगों को पता है यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या किसमें दे रखी है, सम के अंदर दे रखी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप लोग पता है यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो कॉमन सी बात है प्रोटॉन भी कितने होंगे 6। इस तरीके से आप न्यूट्रॉनों को भी काउंट करके देख लेना, न्यूट्रॉन का नंबर किसमें आएगा आप लोगों को विषम आएगा, तो टोटल नंबर को काउंट करके देखना वो भी विषम आएगा। अर्थात ऐसे इनके लिए क्या होता है इज नॉट 0, और ये क्या होते हैं एनएमआर एक्टिव होते हैं, अर्थात ये एनएमआर स्पेक्ट्रा को शो करते हैं। जिनमें आप लोगों के लिए 2 एग्जांपल लिखवा दिए, एक तो कार्बन 13 लिखवा दिए, एक बोरॉन 11 लिखवा दिया। ये क्या होते हैं एनएमआर एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं एनएमआर एक्टिव होते हैं, एनएमआर सक्रिय होते हैं, अर्थात ये एनएमआर स्पेक्ट्रा को प्रदर्शित करते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करते हैं। पहले तो ये बात होता है, दोनों बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इससे रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका तो मैंने बिल्कुल कल आप लोगों के लिए बिल्कुल सेपरेट लेक्चर ले लिया, ठीक है ना। सेपरेट लेक्चर में मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से रिलेटेड जितनी भी उसकी केमिस्ट्री है बहुत बड़ी तरीके से आप लोगों के लिए मैंने समझा दिया, ठीक है ना। इसलिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे वाले केस पे। एक केस तो ये हो गया, एक दोनों को मिलाकर एक केस कर दिया। अब इस वाले केस को लो आप लोग, तो देखो अगर आपके प्रोटॉन विषम के अंदर हुए, ठीक है ना, और न्यूट्रॉन भी अगर आप लोगों के विषम हुए तो कॉमन सी बात है दोनों को जोड़ोगे तो टोटल संख्या किस में आएगी, सम आएगी। ऐसे कंपाउंडों के लिए आई इज नॉट 0 होता है, अर्थात इनकी वैल्यू जो होती है वो किस में आती है, पूर्णांक के अंदर आती है। और ये भी एनएमआर एक्टिव होते हैं, मतलब आई की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर आई की वैल्यू 0 हो गई तो समझ जाना वो एनएमआर इनएक्टिव होगा। लेकिन आई की वैल्यू चाहे वो आपकी भिन्नांक में आ या फिर आप लोगों की पूर्णांक के अंदर आ, ठीक है ना। इस वाले केस में तो किस में आ रही है, भिन्नांक के अंदर आ रही है, और इस वाले केस में आप लोगों की जो वैल्यू है वो किस में आ रही है, पूर्णांक के अंदर आ रही है। जैसे यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, नाइट्रोजन 14 के लिए 1 और बोरॉन 10 के लिए आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए ना। तो अगर आप लोगों के प्रोटॉन विषम हुए, न्यूट्रॉन विषम हुए, टोटल नंबर आपका किसमें होगा, सम में, अर्थात आई नॉट 0 होगा। और ये होगा आप लोगों के लिए पूर्णांक संख्या वाले, अर्थात 2 एग्जांपल ले लिए, एक तो नाइट्रोजन 14 का ले लिया और एक बोरॉन 10 का ले लिया। नाइट्रोजन 14 के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है 1 और बोरॉन 10 के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है 3। देखो आप एक बार इसको, एक बार आप टेबल को देख लो, इसको अच्छी तरीका से टेबल को देख लो। एक बार नीचे वाले केस को एक बार फिर से बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि प्रोटॉन अगर आपके विषम हुए और न्यूट्रॉन भी अगर आपके विषम हुए तो टोटल नंबर आपका किसमें होगा, सम के अंदर होगा। और ऐसे कंपाउंडों के लिए या ऐसे एटमों के लिए आई इज नॉट 0 होता है, अर्थात आई की वैल्यू कुछ न कुछ आ रही है। और यहाँ पर जो आपकी आई की वैल्यू होगी वो किसमें होगी, पूर्णांक के अंदर, अर्थात आपकी वैल्यू कंप्लीट होगी। जैसे यहाँ पर दे रखा है नाइट्रोजन 14 के लिए आई की वैल्यू 1 दे रखी है, बोरॉन 10 के लिए आई की वैल्यू 3 दे रखी है। बाकी की इनको तो आप लोग काउंट कर ही लोगे। जैसे नाइट्रोजन 14 के अंदर, इस
इस नाइट्रोजन 14 के अंदर मुझे प्रोटॉन देख रहे हैं, तो प्रोटॉन किस पर डिपेंड करते हैं, परमाणु क्रमांक पर। परमाणु क्रमांक आप लोगों का यहाँ पर कितना दे रखा है, एटॉमिक नंबर आप लोगों का 7 दे रखा है। तो 7 किसके अंदर होता है, 7 संख्या आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, 7 संख्या होती है वो किसके अंदर होती है, विषम के अंदर होती है, ठीक है ना। और आपको पता है अगर मुझे इसके न्यूट्रॉन देख रहे हैं तो यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या वो कितनी दे रखी है, 14। आपकी द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है, 14। 14 में से प्रोटॉन घटा दो, प्रोटॉन कितने है, 7। तो 14 में से 7 गए तो कितने बचे, 7 बचे। तो 7 संख्या भी आप लोगों को पता किस में होती है, विषम में होती है। और 7 और 7 को अगर जोड़ दोगे तो कितनी होती है, 14। और 14 संख्या किसके अंदर होती है, सम के अंदर होती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए ना। अर्थात आई इज नॉट जीरो, आई की वैल्यू कुछ न कुछ आ रही है, लेकिन वैल्यू आपकी किस में होगी, पूर्णांक के अंदर होगी, मतलब कंप्लीट वैल्यू होगी। जैसे कि नाइट्रोजन 14 के लिए आई की वैल्यू 1 होती है और बोरॉन 10 के लिए आई की वैल्यू 3 होती है। तो एक काम कीजिए आप लोग, एक बार आप लोग इस पूरी टेबल को देख लो, ठीक है ना। इस टेबल को देख लो, अगर एग्जाम में H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड उसकी केमिस्ट्री आती है, ठीक है ना, तो कॉमन सी बात है आपको ये टेबल 100% बनानी है, ठीक है ना। बैलून की आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, इनमें तो कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। एक कॉलम बना देना प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, टोटल नंबर कुल संख्या का बना देना, एक आई का बना देना, एक एग्जाम्पल का बना देना, ठीक है ना। सम तो कॉमन सी बात है सम होगा, ठीक है। आई बराबर 0, NMR इनएक्टिव, एग्जाम्पल लिख देना कार्बन 12 ऑक्सीजन 16, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल कार्बन 12 ऑक्सीजन 16, ठीक है, एक कॉलम। और दूसरे में ये बना देना सम विषम 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 सम विषम, ठीक है ना। आई नॉट जीरो, या फिर आप अगर आप ये नहीं, इनको अगर इसको नहीं लिखना चाहो तो एक को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरी का एक ही कॉलम बना दो, इसको मिटा दो बोलो, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। इसको मिटा दो, इसको रहने दो, ठीक है ना। आई इज नॉट जीरो, आपकी वैल्यू किसमें होगी, भिन्नांक के अंदर होगी, अर्थात आपकी जो वैल्यू होगी वो किसमें होगी, फ्रैक्शन के अंदर होगी, ठीक है ना। और ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, या ऐसे एटम क्या होते हैं, या ऐसे मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री तो उनसे रिलेटेड ही चल रही है, ठीक है ना। उनके लिए क्या होती है, NMR एक्टिव होते हैं, अर्थात आई की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है, हाफ आ रही है या फुल आ रही है, उससे मतलब नहीं है। आई की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है तो कॉमन सी बात है वो NMR एक्टिव होंगे, ठीक है ना। NMR एक्टिव होंगे तो इसमें कार्बन 13 और बोरॉन कितने होंगे, आप लोगों 11। यार एक बात बताओ, बहुत से स्टूडेंट बैठे बैठे ये दिमाग लगा रहे होंगे कि सर आई की वैल्यू जब 0 आ रही है, आई की वैल्यू 0 आ रही है तो वो NMR इनएक्टिव कैसे होते हैं। अरे यार एक बात बताओ, आई की वैल्यू अगर कुछ आ ही नहीं रही है, वो कोई चक्रण कर ही नहीं रहा है, जब वो कुछ चक्रण ही नहीं कर रहा है तो कॉमन सी बात है उसकी वैल्यू कहां से आएगी। यार सोच के देखो आप लोग, अगर उसकी वैल्यू 0 दे रखी है, इसका मतलब वो किसी भी प्रकार से चक्रण नहीं कर रहा है। अगर वो चक्रण नहीं कर रहा है तो कॉमन सी बात है वो NMR स्पेक्ट्रा को कैसे प्रदर्शित करेगा, NMR स्पेक्ट्रा को कैसे शो करेगा, वो तो NMR इनएक्टिव ही होगा, ठीक है ना। एक बार फिर से समझ लेना, कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन ही होता है कि सर आई बराबर 0 पर आपने लिख दी कि वो NMR इनएक्टिव होगा, और आई इज नॉट 0 वाले केस में आपने लिख दिया कि ये NMR एक्टिव होंगे। ये कैसे सर, अरे यार इतना दिमाग तो आप लोग लगा ही सकते हो कि आई की वैल्यू 0 है, अर्थात आई कोई भी प्रकार से चक्रण नहीं कर रहा है, उसकी वैल्यू 0 दे रखी है। जब वो आई कोई भी प्रकार से अगर वो चक्रण कर ही नहीं रहा है, न्यूक्लियस है आप लोगों की नाभिक है, किसी भी तरीका से चक्रण कर ही नहीं रही, किसी भी तरीका से स्पिन नहीं कर रही है, तो कॉमन सी बात है वो NMR स्पेक्ट्रा को क्यों प्रदर्शित करेगा, NMR स्पेक्ट्रा को क्यों शो करेगा। तभी तो मैंने लिख रहा है NMR इनएक्टिव, अर्थात वो NMR स्पेक्ट्रा को शो नहीं करेगा क्योंकि आई की वैल्यू 0 आ रही है, और यहां पर आई की वैल्यू कुछ न कुछ आ रही है, यहां पर भी आप लोगों की आई की वैल्यू कुछ न कुछ आ रही है। तो नाभिक न्यूक्लियस कुछ न कुछ तो कर रहा है, अगर कुछ न कुछ कर रहा है तो कॉमन सी बात है वो अपना स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करेंगे, अपना स्पेक्ट्रा शो करेंगे, ठीक है ना। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए, इसलिए ये भी NMR एक्टिव होते हैं और ये भी NMR एक्टिव होते हैं। यहां पर भी लिख देता हूं, ये भी क्या होते हैं, NMR एक्टिव होते हैं, क्योंकि आई की कुछ ना कुछ वैल्यू आप लोगों की आ रही है, और अगर आई की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है तो कॉमन सी बात है वो NMR एक्टिव होंगे, अर्थात वो NMR स्पेक्ट्रा को देंगे या प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इस वाले में कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल इसी इसको रख लेना, उस वाले को मत उतारना, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही, दोनों का मतलब एक ही, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और इसमें अगर आपके प्रोटॉन विषम में हुए, न्यूट्रॉन भी अगर आप लोगों के विषम में हुए, तो कॉमन सी बात है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ोगे तो टोटल नंबर आपका किसमें आएगा, सम के अंदर आएगा। ऐसे कंपाउंडों के लिए या ऐसे एटमों के लिए आई इज नॉट 0 होता है, और ये वैल्यू होती है फुल इंटीजर में, अर्थात पूर्णांक के अंदर आती है आप लोगों की। और ये क्या होती है आप लोगों के NMR एक्टिव, क्योंकि आई की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है। और इसमें एग्जाम्पल दे रखे नाइट्रोजन 14 और आप लोगों का बोरॉन 10, ठीक है ना। दो एग्जांपल दे रखे, नाइट्रोजन 14 और बोरॉन 10। नाइट्रोजन 14 के लिए आई की वैल्यू 1 दे रखी है, बोरॉन 10 के लिए आई की वैल्यू 3 दे रखी है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो टेबल अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत लिखियो, सामने वाले ने 5 नंबर का दे दिया, तो समझ जाना फिर सब कुछ लिखना है।
ठीक है ना। सब कुछ लिखना आप लोगों को, जितना भी मैंने आप लोगों को नोट्सों में लिखा रखा है, जितनी भी इसकी केमिस्ट्री, आपको सब कुछ लिखना है। और ये टेबल तो आप लोगों को बिल्कुल 100% बनाएंगे। ये टेबल बनाओगे तभी एग्जामिनर के समझ में आएगी कि हाँ आप लोगों ने कुछ लिखा है इसके बारे में, ठीक है ना। इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को ये टेबल याद होनी चाहिए। और टेबल में तो ऐसी कोई बात है नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से रिलेटेड केमिस्ट्री तो आपसे मैंने पहले ही बता दी, उसको तो मैंने पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया, ठीक है ना। बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, इस टेबल को तो आप लोग याद कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात। क्या कुछ कंपाउंडों के लिए, कुछ एटमों के लिए आई की वैल्यू दे रखी है, तो मैं आप लोगों के लिए आई की वैल्यू लिख देता हूं यहां पर, क्योंकि नोट्सों में लिखा रखी है। बाकी की इतने मॉलिक्यूल्सों के अंदर, इतने एटमों के अंदर आई की वैल्यू लिखा रखी है। आपको आई की वैल्यू उनको ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो केवल ओनली सिर्फ हाइड्रोजन के लिए आई की वैल्यू ध्यान में रख लेना, क्योंकि आप लोगों को पता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इस वक्त जो हमारे सिलेबस में दे रखी है, वो किसके बारे में दे रखी है? हाइड्रोजन के बारे में दे रखी है, ठीक है ना। किसके बारे में दे रखी है? हाइड्रोजन के बारे में दे रखी है, प्रोटॉन के बारे में दे रखी है। इसलिए वैल्यू तो मैं पूरी लिख देता हूं आप लोगों के लिए, लेकिन आप तो केवल हाइड्रोजन का ही ध्यान में रख लेना। हाइड्रोजन के लिए आई की वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के लिए आई की वैल्यू क्या होती है? हाफ। तो यहाँ पर बोर्ड पर लिख देता हूं, और केवल हाइड्रोजन की वैल्यू को ही आप लोग शो कर देना, ठीक है ना। हाइड्रोजन के लिए आई की वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है। तो मैं लिख देता हूं एक बार उसको भी, इसको तो मिटा देता हूं। तो देख लो, आई की वैल्यू भी लिख देता हूं कुछ एटमों के लिए। देखो, जब आई की वैल्यू 1 होती है ना, तो उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं हम लोगों के लिए। एक तो हाइड्रोजन 2 का दे रखा है, मतलब हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या अगर 2 हुई, ठीक है ना। एक दे रखा है नाइट्रोजन 14 दे रखा है, हाइड्रोजन 2 दे रखा है, और नाइट्रोजन 14 दे रखा है, ठीक है ना। इसमें आपको पता है आपका कौन आ जाता है? ड्यूटेरियम। देखो सुनो, एक चीज बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए। क्या हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप होते हैं, खूब अच्छी तरीका से जानते हो हाइड्रोजन का आइसोटोप कितने होते हैं? 3। एक तो खुद कौन होता है? एक तो खुद आप लोगों का हाइड्रोजन ही होता है, एक कौन होता है आपका डी होता है, और एक कौन होता है टी। इसको आप इस तरीका से 1H1 भी लिख सकते हो, इसको आप 1H1 भी लिख सकते हो, इसको 1H2 भी लिख सकते हो, इसको आप लोग 1H3 भी लिख सकते हो। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब इसको तो हाइड्रोजन बोलते हैं, जिसको प्रोटियम बोलते हो, इसको ड्यूटेरियम बोलते हो, और इसको ट्रिटियम बोलते हो आप लोग, ठीक है ना। अच्छी तरीका से जानते हो। इसलिए ये यहाँ पर किसको शो कर रहा है? ड्यूटेरियम को। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये यहाँ पर किसको शो कर रहा है? ड्यूटेरियम को। अरे आ गई ना। हाइड्रोजन के समस्थानिक आइसोटोप आते हैं ना। आइसोटोप किसको बोलते हैं? समस्थानिक किसको बोलते हैं? क्या जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या होता है? समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग। तो गौर से देखो, तीनों का परमाणु क्रमांक क्या है? सेम, लेकिन देखो तीनों की संख्या अलग अलग है। इसके लिए कितनी दे रखी है? 1, इसके लिए कितनी दे रखी है? 2, और इसके लिए कितनी दे रखी है? 3। तो मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि ये यहाँ पर सिंबल किसको शो कर रहा है? ड्यूटेरियम को। चाहो तो यहाँ पर आप लोग डी लिख सकते हो, ठीक है ना। चाहो तो यहाँ पर डी लिख सकते हो, ठीक है ना। वो तो हाइड्रोजन को इस तरीका से शो करते हैं हम लोग, ड्यूटेरियम को इस तरीका से करते हो, ट्रिटियम को इस तरीका से करते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप इस तरीका से भी लिख सकते हो, जैसे इस वाले को इस तरीका से भी लिख सकते हो, 1D2 लिख सकते हो, और इसको कैसे लिख सकते हो? 1T3। इस तरीका से ये भी सही है आप लोगों का। वो तो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन का आइसोटोप होते हैं, इसलिए इसको इनको इस तरीका से भी शो कर सकते हैं हम लोग। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो हाइड्रोजन को इस तरीका से शो करते हैं, ड्यूटेरियम को इस तरीका से शो करते हैं, या इस तरीका से कर सकते हो, और ट्रिटियम को इस तरीका से शो करते हैं, या फिर इस तरीका से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, इसलिए इनको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई सा ये मत समझ ना कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन नहीं है, ड्यूटेरियम है, ध्यान में रखना। मैंने क्या बोली है? यहाँ पर जो केमिस्ट्री चल रही है वो किसकी चल रही है? हाइड्रोजन की, अर्थात 1H1 की। जो केमिस्ट्री आप लोगों की चल रही है वो इसकी चल रही है, 1H1 की। ये आपका रियल हाइड्रोजन है, ठीक है ना। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। इसकी केमिस्ट्री चल रही है, इसलिए देखो यहाँ पर ड्यूटेरियम के लिए आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। और मैंने हाइड्रोजन के लिए आई की वैल्यू कितनी बोली है? इसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी? हाफ। जो आगे आने वाली है आप लोगों की, अभी लिखा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। हाइड्रोजन के लिए आई की वैल्यू क्या होती है? हाफ। अभी लिखा देता हूं मैं उसको, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, जितनी भी चीजें बता रहा हूँ सारी बेसिक चीजें,
ठीक है ना। ये जितनी भी चीजें मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ पूरी बेसिक चीजें, और बीएससी थर्ड ईयर में तो इनका कोई मतलब नहीं है। सारी चीज जो बता रहा हूँ हाइड्रोजन का आइसोटोपी, ये 11th क्लास में टॉपिक है। आप लोगों ने ये 11th क्लास में पढ़ोगे, कभी 11th क्लास का सिलेबस देखना जब आप लोगों के टाइम पे था, ठीक है ना। तो सारी चीजें मिल जाएंगी आप लोगों को, ठीक है ना। बस वो है कि पता नहीं 11th क्लास किस तरीका से पढ़ी है, ठीक है ना। कोई तभी तो बोलता हूँ सब्जेक्ट लोकल से कोई मतलब नहीं होता कि भाई 11th क्लास तो हमारी लोकल थी इसलिए नहीं पढ़े थे सर हम। अरे लोकल से यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पर तो हर क्लास आप के लिए इंपॉर्टेंट है। 10th के बाद जितनी भी क्लास होती है, चाहे वो 11th 12th हो, ग्रेजुएशन हो या मास्टर हो या आगे जो भी कॉम्पिटिशन होते हैं, वो हर क्लास हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। इसलिए कोई भी चीज लोकल नहीं होती, सबके सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। और उनका ही तो साइड इफेक्ट चल रहा है। अगर ये चीजें 11th क्लास में होती तो आज इनको करवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को खुशकिस्मत हो कि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इन चीजों को समझा रहा हूँ। नहीं कि आप कहीं पर भी चले जाओ, किसी का भी लेक्चर देख लो, कोई भी नहीं समझाएगा इनको। तभी तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो आपके कुछ फ्रेंड ऐसे हो जो शायद कहीं और जगह पढ़ रहे हो और वो आपके टच में हो, तो उनसे पूछना, वो नहीं बता पाएंगे, इनसे रिलेटेड वो कुछ भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको कोई बताता ही नहीं। भाई बताएगा क्यों? क्योंकि टीचरों के अकॉर्डिंग तो ये चीजें आप लोगों के लिए 11th क्लास में पढ़ा दी। भाई टीचर तो यही सोच कर चल रहा है कि यार बच्चे ने ये सारी चीजें तो आती होंगी क्योंकि ये तो उन्होंने 11th क्लास में पढ़ी होंगी, ठीक है ना। और मैं क्या मान के चलता हूं, मैं हर टॉपिक को ये मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है ना। अगर मैं ये मान के चलूंगा कि ये भी चीज आपको आती है, ये भी चीज आपको आती है, ये भी चीज आपको आती है, तो फिर मेरी जरूरत क्या हुई आगे नहीं मेरे पास में। इसलिए मैं हर टॉपिक को जो पढ़ाता हूं समझाता हूं तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं आता। इसलिए जो भी टॉपिक होता है इसको जीरो लेवल से क्यों पढ़ाता हूं, जीरो लेवल से मैं किसी टॉपिक को इसलिए पढ़ाता हूं कि जो स्टूडेंट कमजोर होते हैं, मीडियम होते हैं, इंटेलिजेंट, वो सबके लिए बराबर हो जाए, ठीक है ना। तभी मैं फिर बोल रहा हूं आपके टच में काफी ऐसे फ्रेंड होंगे जो अदर अदर जगह कहीं पर कोचिंग ले रहे हो, उनसे इनके बारे में पूछना, उनसे देखो क्वांटम संख्याओं के बारे में पूछ लेना, आप लोग नहीं दे पाएंगे वो जवाब। ये कभी भी इनके बारे में खैर, ये तो खैर कॉमन चीजें इनके बारे में दे देंगे जवाब, लेकिन जो आप लोगों के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो किस तरीका से निकालते हैं देखते हैं, उनके बारे में पूछ ले, नहीं दे पाएंगे वो जवाब, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बेसिक है, इनको आप अच्छी तरीके से क्लियर करते चलो, ठीक है। मैं आप लोगों से पहले ही बोल चुका हूं कि चाहे टॉपिक 11th का हो या 12th का हो, अगर यहां पर कोई चीज आ रही है उससे रिलेटेड तो बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए प्रदर्शित करूंगा, ठीक है ना। चाहे वो आपको पहले से आती है या नहीं आती है, ठीक है ना। ये डिपेंड नहीं करता आती है या नहीं आती, ये डिपेंड नहीं करता। अगर 11 12 से रिलेटेड कोई चीज यहां पर आ जाती है बीएससी थर्ड ईयर के अंदर, तो बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए उस चीज को समझाऊंगा। इसलिए ये तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक काम करता हूं, इसको तो मिटा देता हूं और बच्चे कुछ आई की वैल्यू भी आप लोगों के लिए लिख देता हूं, ठीक है। तो देख लो, अगर आपकी आई की वैल्यू 3 हुई तो 3 किन किन के लिए होती है। यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है बोरॉन 10, यहां पर एक ही एग्जांपल दे रखा है बोरॉन 10। और अगर आपकी आई की वैल्यू हाफ हुई, ठीक है ना, तो अब आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब आप लोगों का हाइड्रोजन आ जाएगा, अब आप लोगों का हाइड्रोजन 1H1, ये किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है, प्रोटियम बोलते हो जिसको आप, ठीक है ना। ये कार्बन 13 भी आ जाता है आप लोगों का, उसके बाद नाइट्रोजन 15 भी आ जाता है आप लोगों का, ठीक है ना। नाइट्रोजन 15 भी आ जाता है, फ्लोरीन 19 भी आ जाता है आप लोगों का, फास्फोरस 31 भी आ जाता है आप लोगों का, ठीक है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15, ठीक है ना। और अगर आपकी आई की वैल्यू 3/2 हुई तो वो उसके एग्जाम्पल हो गए। आई बराबर 3/2 किन किन के लिए होती है, बोरॉन 11 के लिए, ठीक है ना, क्लोरीन 35 के लिए और Br 79 के लिए, ठीक है ना। और अगर आपकी आई की वैल्यू 5/2 हुई तो उसके एग्जांपल है 5/2 किन किन के लिए होगी, ऑक्सीजन 17 के लिए होगी, ठीक है ना। आई की वैल्यू 5/2 किसके लिए होगी, ऑक्सीजन 17 के लिए, ठीक है। तो देख लो आप इनको एक बार, ठीक है ना। ये सबके लिए मैंने आई की वैल्यू आप लोगों के लिए लिखवा दी। एक बार फिर से बता देता हूं मैं, यहाँ पर आई बराबर अगर आप लोगों का बन हुआ, आई बराबर अगर आप लोगों का बन हुआ तो उसके एग्जांपल दे रखे हैं। एक तो आपका ड्यूटेरियम दे रखा है, एक नाइट्रोजन 14 दे रखा है, ठीक है ना। नाइट्रोजन 14 और ये ड्यूटेरियम के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है ना। ये आप लोगों की बोरॉन 10 होता है, उसके लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, 3। और आई की वैल्यू जो हाफ होती है वो तो हाइड्रोजन के लिए होती है, एक कार्बन 13 के लिए होती है, एक नाइट्रोजन किसके लिए होती है, 15 के लिए होती है,
फ्लोरीन 19 के लिए होती है, फास्फोरस 31 के लिए होती है। आई की वैल्यू 3/2 किन किन के लिए होती है, बोरॉन 11 के लिए होती है, Cl 35 के लिए होती है और ये Br 79 के लिए होती है। उसके बाद आई की वैल्यू 5/2 किसके लिए होती है, ऑक्सीजन 17 के लिए, ठीक है ना। तो इन सबकी आई की वैल्यू मैंने आपको लिखा दी। अगर आप लोगों को और की आई की वैल्यू याद हो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लोगों से अगर आप लोगों को याद है तब तो बहुत बेस्ट है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो बस इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। क्योंकि केमिस्ट्री हमारी किसकी चल रही है, हाइड्रोजन की। तो आई की वैल्यू आप हाइड्रोजन के लिए ध्यान में रख लेना। अदरवाइज आप लोगों से ये याद नहीं होते हैं, ये याद नहीं होते हैं, ये याद नहीं होते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप तो बस इसके लिए ध्यान में रख लेना कि हाइड्रोजन के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इसके लिए ध्यान में रख लेना आप लोग। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि इस लेक्चर को तो मैं आज यहीं तक रखूंगा, ठीक है ना। इस लेक्चर को मैं यहीं तक रखूंगा क्योंकि टॉपिक ये बहुत बड़ा लंबा है, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको टुकड़े में करवा रहा हूं जिससे कि आपका क्लास में बिल्कुल इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है ना। तो कल के लेक्चर में ये टॉपिक आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए कि H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत चल रहा है, ये टॉपिक ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब इसका जो अगला लेक्चर है, रनिंग में चल रहा है टॉपिक, अगला लेक्चर है वो मैं अगली क्लास में लूंगा। जो ये क्लास यहीं तक रख लेते हैं आज की, ठीक है ना। और ये टॉपिक रनिंग में चल रहा है, अब इसकी आगे की क्लास में अगले लेक्चर में लूंगा और अगले लेक्चर में ये आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है और समझने लायक है, ठीक है ना। तो अगर मेरा पहला वीडियो आ गया और 2 घंटे का बना गया तो उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने क्या सोचा कि इस टॉपिक को मैं टुकड़े में करवा रहा हूं। जैसे पहले दिन आप लोगों को इससे रिलेटेड जितनी भी उसकी बेसिक केमिस्ट्री थी वो समझा दी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो भी थे वो सब कुछ समझा दिए, ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में आप लोगों को पता जितनी भी इसकी बेसिक केमिस्ट्री और ये टॉपिक मैंने कहां तक पहुंचा दिया, आधा टॉपिक पहुंचा दिया। अब इसका आधा पोर्शन और बच रहा है, आधे पोर्शन को मैं कल के लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। तो कल के लेक्चर में आपका बिल्कुल ये कंप्लीट हो जाएगा और जितनी भी आपकी H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके बारे में आप काफी कुछ सीख चुके होंगे, ठीक है ना। बस आप तो दिमाग में एक ही चीज ध्यान में रखना कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी किसको एक्सप्लेन कर रही है, हाइड्रोजन को एक्सप्लेन कर रही है। हाइड्रोजन परमाणु की किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी अणु के अंदर हाइड्रोजन परमाणु की क्या स्थिति होती है, कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम होते हैं, वो सारी की सारी चीज हम किसमें पढ़ते हैं, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। बस दिमाग में ये चीज ध्यान में रखना, बस ये वाली बात ध्यान में रखना दिमाग में कि केमिस्ट्री किसकी चल रही है, हाइड्रोजन की चल रही है, ठीक है। तो इसका बचा कुचा पोर्शन है उसको अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले लेक्चर में।